मेरा नाम नूर है। मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उस पर मुझे यकीन करना ही पड़ा। लेकिन मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं उस इंसान को देखना चाहती थी जिसने मुझे एक कमरे में कैद करवा कर रखा था। इस सच को जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जिसकी ये लोग मुझे अमानत कह रहे हैं। मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। ना ही मेरा परिवार ज़्यादा अमीर है और ना ही ज़्यादा गरीब। ये कह सकते हैं मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है और सबको अपनी पसंद की हर चीज़ मिलती है। चाहे वो खाना हो, कपड़ा या और कोई चीज़ हो। हम एक भाई और एक बहन थे। मेरे पापा 2 भाई थे। मेरे चाचा के भी 2-3 बच्चे थे। हम सब एक ही उम्र के आसपास के थे। मैं अपने घर की एकमात्र लड़की थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ही प्यार मिला करता था। सब मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते। एक मेरी बुआ जिनकी शादी हमारे गांव में ही हुई थी, वह भी मुझे बहुत ही प्यार करती थी। हम सब एक साथ ही रहते थे। हमारे घर में कभी किसी बात के लिए झगड़ा नहीं होता था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बीएससी किया और बीएससी करने के बाद मैं एक कंपनी में जॉब करने लगी। मेरे जॉब से मेरे परिवार वालों को कोई एतराज़ नहीं था। उनको भी ये सब ठीक ही लग रहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इससे अच्छी बात उनके लिए और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं बहुत ही टेंशन फ्री रहती। हमारे ऑफ़िस में एक नमन नाम का लड़का था जो कि मेरे बगल में ही बैठता था। मैं बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। मुझे कोई भी नज़र भर के देख ले तो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। नमन भी हैंडसम और गुड लुकिंग था। हमारे बीच काम की बात होते-होते कब उससे आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। शायद उसे भी मुझसे बातें करना अच्छा लगता, इसीलिए वह मुझसे बहाने-बहाने से बात करता। अब वह मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन मेरे घरवाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन मैं उनकी पसंद से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं नमन से प्यार करती थी। इसीलिए एक दिन बहुत ही हिम्मत जुटाकर ये बात मैंने अपनी माँ को बता दी। माँ ने जब पापा से बात की तो पापा भी मान गए। उन्हें भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं थी। लेकिन जब उनको लड़के के बारे में पता चला तो उन्हें थोड़ा-सा अजीब लग रहा था क्योंकि नमन के आगे-पीछे कोई नहीं था। वह एक अनाथ था, उसकी परवरिश एक अनाथालय में हुई थी। इसीलिए सबको थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। लेकिन मेरी खुशी को देखते हुए उन्होंने मेरी शादी नमन से करने के लिए मान गए। मैं बहुत ही खुश थी। मैं नमन से बहुत ही प्यार करती थी और फाइनली मेरी शादी नमन से ही हो रही थी। मैं आज के दिन बहुत ही खुश थी। हर लड़की की तरह मैं भी आज के दिन के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। आज के दिन की मेरे लिए बहुत ही अहमियत थी। मैं सर से पाँव तक सजी-संवरी थी। आज मेरे दिल की ख़्वाहिश पूरी होने वाली थी। आज मेरी ज़िंदगी में वह शख़्स आने वाला था जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अज़ीज़ था। लेकिन मैं अपनी रुखसती के वक़्त बहुत ज़्यादा रोई थी। इस घर में बचपन से लेकर आज तक मैंने खेला था, गुज़ारा था। हर वक़्त मुझे याद आ रहा था कैसे मैं अपने बचपन से लेकर आज तक इन्हीं घरों में खेलती-कूदती, अपने भाइयों से लड़ाइयाँ झगड़े करती, अपने माँ-बाप से प्यार दुलार पाती। लेकिन कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए किसी दूसरे के लिए अपना रहन-सहन सब कुछ बदल देना, उसे अपना सब कुछ सौंप देना, उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढाल लेना। वह जैसा कहता है वैसा ही करती है। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक बात में बहुत ही खुश थी कि मैं जिसे चाहती थी उसी से मेरी शादी हुई। मैं जानती थी मेरे ससुराल में मेरा इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं था। उस घर में सिर्फ़ खामोशी ही मेरा स्वागत करती। लेकिन फिर भी मैं खुशी से, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पति बहुत ही अच्छा है और मुझे समझता है और मुझे बहुत ही खुश रखेगा। लेकिन ये मेरी गलतफ़हमी बहुत ही जल्दी टूट कर चकनाचूर हो गई। मैं बहुत ही सपने सजाए उस घर के दहलीज़ पर उतरी थी और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरा इस्तकबाल खामोशी ने किया और मैं घर के अंदर गई। मैं कमरे में गई तो कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। शादी की रस्म-ए-रिवाज की वजह से बहुत थक गई थी। मैं जल्दी से अपने लिबास चेंज किए और जैसे ही मैं अपने कमरे में आई, दाखिल हुई अंदर तो अचानक से अपने पति को देखकर शर्मा गई। लेकिन मेरे पति के चेहरे की तासुरात अजीब से दिख रहे थे। वो बहुत ही ठंडी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं इससे पहले उसके इस रवैये के बारे में पूछती, उससे सवाल करती, उसने मुझे 3 बार तलाक दे दिया।
ये सुनकर तो मेरी सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। कुछ देर पहले तो हम दोनों इतने खुश थे, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया कि उसने मुझे तलाक दे डाली। उसने मुझे एक झटके में अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मुझे कुछ होश नहीं रहा था। सोच-सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन मेरे लिए इतना बुरा कैसे हो सकता है? आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से नमन ने मुझे तलाक दे दिया? किस चीज़ की सज़ा दी है मुझे? अब मुझे अपने माँ-बाप के झुके हुए सर नज़र आते, लोगों की ताने और उनकी खरी-खोटी जो मेरे परिवार वालों को मिलने वाली थी, वही सोच-सोच कर मेरे हालत ख़राब हो रहे थे। सबसे बड़ी बात, मैं अपने घरवालों का सामना कैसे करती? शादी से पहले मेरे पापा ने ये बात कहा था कि रिश्ता हमें ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ही ज़िद करके अपने पापा को इस रिश्ते के लिए मनाया था। अब उनके सवालों का क्या जवाब देती? उनका तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाने वाला था और मैं हमेशा के लिए सबकी नज़रों में गिर जाने वाली थी। ये मोहब्बत मेरे साथ क्या खेल खेल गई थी। यही सब सोचों में गुम थी कि नमन ने कहा, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। और उसके बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से यूँ लगा मुझ पर जैसे ज़िंदगी ने खुशियों का दरवाज़ा बंद कर दिया। नमन दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं तो कुछ कहने सुनने की पोजीशन में नहीं थी। कितनी देर हो गए थे मुझे वहाँ बैठे-बैठे कि तभी मैं अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक गई। वहाँ पर कुछ लोग आए तो मेरी नज़र कदमों से होते हुए उनके सर तक गई। मेकअप से लिथड़े चेहरे, औरतों जैसे कपड़े, मर्दों जैसी आवाज़ और हरकतें ऐसी जिसे देख के मैं सहम सी गई। ऐसा नहीं था कि मैं कभी ऐसे लोगों को नहीं देखी थी, लेकिन आज इनको यहाँ पर देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरा दम घुटने लगा था। ये सब उन लोगों के बारे में सब बता रहा था कि ये सब कौन है और इनका क्या काम है। मैं उन्हें देखकर परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि अब आगे मैं किसी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। मेरा पहला कदम वहाँ से भागना था, लेकिन कैसे? थोड़ी ही देर बाद इस हुलिये के कुछ लोग और आए और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें हमारे हाथों बेच दिया है, अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर तो जैसे मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक तो उसने मुझ पर बिना किसी कसूर के तलाक देकर जुल्म किया था और दूसरा जुल्म उसने इन लोगों के हाथ बेचकर कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर मैं उसे पसंद नहीं थी तो मुझे शादी ना करता, लेकिन उसने ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुझे अंधेरे में ढकेल दिया। ये हक उसे किसने दिया था? ये सुनकर मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। वह कहने लगे कि तुम रो मत, तुम हमारी बहन जैसी हो और हमारे पास सही सलामत हो। हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। तुम हमारी अमानत हो। हम तुम्हें कितने सालों से ढूँढ रहे थे, लेकिन अब तुम मिल गई हो। हम तुम्हें बहुत ही हिफ़ाज़त से रखेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। ये सुन के मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी कि भला वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? मैं उनके किस काम की थी? मुझे वो कैसे जानते थे? लेकिन मेरे दिल में खौफ़ महसूस हो रहा था। मैं डर रही थी कि कहीं वो मुझे किसी गलत काम में इस्तेमाल ना करें। तभी वो लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं रोने चिल्लाने लगी, उनसे मिन्नतें करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे माँ-पापा के पास जाना है, मुझे घरवालों के पास जाना है। लेकिन उन्होंने मेरी सुनी अनसुनी कर दी। कहने लगे, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम हमारी बहन जैसी हो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तुम हमारे ख़ास मेहमान हो, हमारे पास किसी की अमानत हो और हम किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करते। तुम बेफ़िक्र रहो, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन मैं उनकी बातों पर क्यों यकीन करती? जो कुछ मेरे साथ हो गया था, अब सब पर से एतबार उठ चुका था। मैं किसी भी सूरत में वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मुझे उन लोगों को देखकर डर लगता था। मेरा जी करता कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। हालाँकि वो लोग बहुत ही अच्छे थे और मेरा ख़याल रखने की कोशिश करते। मुझे कोई भी परेशानी नहीं होने देते। वो सब मेरी ख़याल रखने की पूरी कोशिश करते, लेकिन वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। मैं अपने घर जाना चाहती थी। वो लोग मुझे एक कमरे में बंद करके रखते और बाहर से ताला लगा देते। मैं दरवाज़ा पीट-पीट कर अपना हाथ लाल कर दिया करती, लेकिन वह लोग शांति से सिर्फ़ यही बात कहते कि आप निश्चिंत रहिए, आप हमारी अमानत है और जिस दिन वो आएँगे, उसी दिन हम आपको उनके हवाले कर देंगे। वो लोग ना ही मुझे अपने घर जाने देते और ना ही मेरे घरवालों से बात करने देते। ये सब सुन कर मैं थक गई थी कि मैं किसी की अमानत हूँ, लेकिन किसकी हूँ मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे अपने घरवालों का ख़्याल बार-बार आता, ना ही मुझे
पता नहीं वो मुझे कहाँ-कहाँ तलाश कर रहे होंगे। पता नहीं मेरे माँ-पापा किस हाल में होंगे। साथ में ये ख़्याल भी आ रहा था कि वो कौन है जिसकी मैं अमानत हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं यहाँ से भागना चाहती थी। उसी दिन जो मुझे खाना देने आता, उसका नाम डॉली था, वो आज बीमार था। उसने मुझे खाना देकर जल्दी-जल्दी में दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया। मैं खाना खाने के बाद बाहर के शोरों का थमने का इंतज़ार करने लगी। कब बाहर की चहल-पहल ख़त्म हो और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वह चारों तरफ शांति फैल गई। सब लोग शायद सो गए थे। मैं चुपके से उठी, वहाँ से भागने के लिए बाहर जाने लगी। जब दरवाजे पर गई तो वहाँ पर बड़ा-सा ताला लगा हुआ था, जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो कि अब बताओ कैसे बाहर जाओगी? मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ। अब मैं दूसरी रास्ता तलाश करने लगी कि तभी किसी की आवाज़ से अचानक से पलटी। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। वह कहने लगा कि हमने आपको अपनी बहन माना है और आप हमारी अमानत है, इसीलिए आपका ख़्याल रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हम अपनी आँखें खुली रखते हैं ताकि आप यहाँ से कहीं भाग ना जाएँ और किसी मुसीबत में ना फँस जाएँ, वरना हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। जब वो आ जाएँगे तो हम आपको उनके हवाले कर देंगे। ये रोज़-रोज़ की बातें सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। मैं गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोली कि मैं किसकी अमानत हूँ? किसके हवाले करना है मुझे? और मुझसे क्या काम है? तो कहने लगा, वक़्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अब मैं समझ गई कि यहाँ पर कोई भी बात करना भी फ़िज़ूल है। मैं वहाँ से फिर उसी कमरे में चली आई और मैं अपनी सोचों में पड़ गई थी कि क्या मैं यहाँ पर हमेशा के लिए कैद हो गई हूँ? क्या मैं अपने माँ-बाप से कभी नहीं मिल पाऊँगी? ये सोच ही मेरे लिए जानलेवा थी। कितने दिन मेरे ऐसे इन सोचों में गुज़री। मेरे मन में अजीब-अजीब से ख़यालात आते। कभी तो दिल करता मैं अपनी जान ही दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे अपने माँ-पापा से मिलना था। मैं उन लोगों से बार-बार पूछती कि तुम लोग किसके बारे में बात करते हो? मैं किसकी अमानत हूँ? किसने मुझे यहाँ पे रोक के रखने के लिए कहा है? तो सब सिर्फ़ एक ही जवाब देते कि वक़्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। आप परेशान मत होइए। कुछ दिन यूँ ही गुज़रे। एक दिन मैं सोकर उठी तो डॉली नाम की एक किन्नर मेरे पास आई और कहने लगी कि आज आपकी आज़ादी का दिन है। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनकर मैं खुशी से पागल होने को थी। मैं खुद को यहाँ पर कैद महसूस करती। हालाँकि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी, ना ही यहाँ पर मेरे साथ किसी भी तरीके की ज़्यादती हुई थी। लेकिन फिर भी जब मेरे घरवालों की याद आती तो जैसे मुझे कुछ काटने को दौड़ता, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती थी। उसके बाद डॉली ने मुझे एक लाल कलर का बहुत ही खूबसूरत शादी का जोड़ा दिया, जिस पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया था और बहुत कीमती ज़ेवरात भी दिए और उसने मुझे कहा कि तुम इसे शाम को पहन लेना। ये सब देखकर मैं उसे पूछने लगी, ये सब क्या है? ये सब तुम मुझे पहनने के लिए क्यों दे रही हो? तो कहने लगी कि आज तुम्हारा निकाह है। जब मैं इस बात को सुनी तो ऐसा लगा कि मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मैं डॉली से कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जिस आदमी को जानती तक नहीं, मैं उसके लिए कैसे सजूंगी संवरूंगी? मैं उसे कैसे शादी करूंगी? मैं उसे शादी नहीं कर सकती। पहले मैं उसे मिलूंगी, बात करूंगी, तब जाकर मैं फैसला करूंगी कि मुझे उसे शादी करनी है कि नहीं। डॉली कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, अब जैसा ठीक समझे, कहकर चली गई। मैं बेसब्री से शाम का इंतज़ार करने लगी। आज दिन तो काटी नहीं कट रही थी, एक एक पल क़यामत साबित हो रही थी। ऐसे ही उँगलियों पर वक्त का अंदाज़ा लगाते लगाते वक्त गुजरा और जब शाम हुई तो वो वक्त भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और जब वो मेरे सामने आया तो पूरी दुनिया ही मेरे सामने घूम गई। उसे देखकर मेरा बीता हुआ कल, वह हर एक बात याद आने लगी जिसका मैं पीछे छोड़ आई थी। जैसे मैं अपने बीते हुए कल में गुम हो गई। मैंने उसे एक नज़र देखा और डर के मारे अपने घर के अंदर चली गई। जब माँ मुझे इस हालत में देखी तो मुझसे सवाल करने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहकर टाल दिया और सीधा अपने कमरे में ही आकर दम लिया। ये सच है कि मैं उसे देखकर खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अक्सर मुझे गौर से देखता रहता। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती। वह हमारे मोहल्ले का एक बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था। उसकी सबसे अजीब बात ये थी कि वह इस मोहल्ले के घर में अकेला रहता था। कोई नहीं जानता था कि उसके आगे पीछे कौन है।
उसके ख़ानदान या उसके माँ बाप कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अचानक से वहाँ पर आता और अचानक से कई दिनों के लिए गायब हो जाता। किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ जाता है। उसकी सारी हरकतें बहुत ही अजीब थी और ऐसा लगता था कि वो किसी ख़तरनाक गिरोह के लिए काम करता है। मोहल्ले में ही कई लोग तो उससे तंग थे, तो कई लोग उसकी तारीफ़ करते करते थकते नहीं थे। मैं हैरान रहती कि इसकी इतने बुरी हरकतों के बावजूद भी लोग इसे इस कदर पसंद क्यों करते हैं, इसे अपना मसीहा क्यों मानते हैं। हमारे मोहल्ले की कई औरतें जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, कई औरतें इससे चिढ़ती थी। अक्सर गरीब औरतें जिनके घर कमाने वाला कोई नहीं था या उनका कोई सहारा नहीं था, जो बेसहारा थी, वह उसको दुआएं देते थकते नहीं थी। ये उस दिन की बात है जब मैं कॉलेज से पढ़ाई करके घर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ बिगड़ैल लड़के गरीब और बेसहारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वो बहुत ही गरीब घर से थी। उनके घर पर उनके बाप और भाई का सहारा नहीं था। शायद इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो लड़के इन लड़कियों के साथ ऐसी हरकत कर रहे थे। वह इन लड़कियों को एक गाड़ी में बिठाने लगे। वह लड़कियां बहुत ही रो रही थी, उनसे फरियाद कर रही थी कि प्लीज़ भाई हमें छोड़ दीजिए, हमें अपने साथ मत लेकर जाइए। मोहल्ले के लोग बुत बनकर तमाशा देख रहे थे। कोई भी उन लड़कियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई था जो भीड़ को चीरता हुआ उन लड़कियों तक पहुंच गया और उन लड़कों की बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी की, उनकी बहुत धुलाई की। उसके बाद उन लड़कों को फिर कभी दोबारा इस मोहल्ले में नहीं देखा गया। यही वजह थी कि मैं उससे चिढ़ती थी। वह हमेशा गुंडागर्दी ही करता। यही उसकी गुंडागर्दी वाली हरकतें मुझे इंतहाई जहर लगती। लड़कियां तो उसे अपना हीरो मानती थी। वो बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग था। उसे देखकर ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि वो किसी गलत काम में मसरूफ़ है। लेकिन मेरे अब्बू उससे मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, लेकिन मेरे भाई तो उसको अपना हीरो समझते थे। और एक दिन मेरी भी उसके बारे में राय बदल गई। उस दिन मैं अपनी दोस्त की, जो कि मेरे मोहल्ले में ही रहती थी, हम दोनों कुछ शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गए। हम बाज़ार जाकर 2-3 घंटे तक मार्केट में घूमे और कुछ चीज़ें खाएं और शॉपिंग करने के बाद हम एक ऑटो में जाकर बैठे और हम दोनों अपने ही बातों में मशगूल थे। हम अपनी शॉपिंग के बारे में बात कर रहे थे कि हम दोनों ने क्या ख़रीदा है। मैं अपने दोस्त को अपनी शॉपिंग के बारे में बता रही थी और वो अपनी बातों में ही एकदम से मेरी नज़र सड़क की तरफ गई। वह रास्ता मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। जब ये बात मैंने अपने फ्रेंड को बताई तो ड्राइवर से पूछने लगी कि भैया आप ये किस रास्ते से हमें लेकर जा रहे हैं, ये रास्ता तो हमारे घर तक नहीं जाता। हमारी बातों पर बिना ध्यान दिए वो रिक्शा चलाए जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों की आवाज़ भी बुलंद होने लगी थी। वह रिक्शा वाला हड़बड़ा गया और कहने लगा, खामोशी से रहो, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। रिक्शा एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। यहाँ हमारी शोर सुनने के लिए कोई भी नहीं था और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से हम उतर भी नहीं सकते थे। इसी दौरान कोई था जो एकदम से रिक्शे के आगे लाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और जब वह गाड़ी से बाहर निकला तो उसे देखकर हैरान रह गए थे। ये वही था जो हमारे मोहल्ले में अजीब अजीब सी हरकतें करता था। उसने ड्राइवर की अच्छी खासी धुलाई कर दी। ड्राइवर वाहिद से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आगे से वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। उसके बाद वाहिद ने उसे छोड़ा और हमें हिफाजत से अपने घर के करीब लाकर अपनी गाड़ी से उतार दिया। गाड़ी से उतरते वक्त मेरी दोस्त उससे पूछने लगी कि आपको कैसे पता चला कि हमें मदद की ज़रूरत है। तो वाहिद मेरी तरफ अजीब से देखकर मुस्कुराया और कहने लगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ख़बर रखनी पड़ती है। मैं उसकी आंखों में देखकर घबरा गई थी और अपनी नज़रें झुका ली। ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी बातें उसने मेरे लिए ही कही थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बहुत सी कुछ देखा जो अक्सर ही मैं उसके बारे में सोचने लगी थी। कॉलेज आते आते मुझे नज़र आ जाया करता था और फिर एक दिन वह इस मोहल्ले से न जाने कहाँ गायब हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसे भूल गई थी। और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी और जब मेरा बीएससी ख़त्म हो गया तो मैं जॉब करने लगी और ऑफ़िस में ही नमन नाम के लड़के से प्यार हो गया और उसी से शादी कर ली। लेकिन जब मैं उसे पसंद थी तो उसने मुझे तलाक क्यों दिया, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके बाद वाहिद मेरे सामने एक
अलग ही रूप में खड़ा था। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी और खड़े-खड़े ऐसा लगा जैसे मैं बेड पर गिर गई। वाहिद ने मेरी हालत ऐसी देखी तो कहने लगा कि अभी तो कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हमें जो भी बात करनी होगी हम कल कर लेंगे। ये कहकर वाहिद वापस चला गया। मगर जो कुछ मुझ पर बीत चुका था, मैं सोच रही थी, मैं जो महसूस कर रही थी, इस हालत में मैं क्या कर सकती। उसके बाद से सोना मेरे लिए आसान नहीं था। ज़िंदगी मुझे कौन से नए-नए रंग दिखा रही थी। इस सब में वाहिद का क्या किरदार था? वो यहाँ पर क्या कर रहा था? लगभग आधी रात तक मैं यही सोचती रही। सुबह के करीब जाकर मुझे नींद लगी और दोपहर को मेरी नींद खुली। आज मुझे जगाने के लिए कोई नहीं आया था। जब मैं उठी तब देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं कमरे से बाहर निकली और बाहर देखा तो वही 4 किन्नर के साथ वाहिद भी खड़ा हुआ था। पता नहीं वो आपस में क्या बात कर रहे थे। मुझे देखते ही वो सब खामोश हो गए। उसके बाद जब मैं नाश्ता कर चुकी तो वाहिद मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद जो तुम्हारा फ़ैसला होगा वही मेरा भी फ़ैसला होगा। उसके बाद वह कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ-बाप के पास भी ले जाऊँगा। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही थी कि इतने टाइम के बाद मैं अपने घरवालों से मिलने वाली थी, अपने माँ-बाप से मिलने वाली थी। उसके बाद वह मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हारा जो फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर है। उसकी बातें सुनकर मैं ख़ुद को बहुत ही उलझा हुआ महसूस कर रही थी। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है साफ-साफ कहो, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरे पति जिसने मेरे साथ मेरी पसंद की शादी की, उसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? शादी की रात ही मुझे तलाक क्यों दे दिया? मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद ये 4 लोग आए और मुझे यहाँ पर लेकर आए। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो कहने लगा, अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताने का। मैं एक गाँव में रहता हूँ और मैं एक गाँव में ही पला बड़ा हूँ। मेरा सारा ख़ानदान वही गाँव में ही रहता है। मुझे बचपन से ही शौक़ था आर्मी फ़ोर्स ज्वाइन करने का। काफ़ी परेशानियों के बाद मैं आर्मी फ़ोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के कुछ समय बाद मैं एक अच्छी पोस्ट पर काम करने लगा। जब मैं तुम लोगों के मोहल्ले में आया था तो मैं एक खुफिया मिशन में था। मैं जानबूझकर ऐसा बहरूप बनाया हुआ था कि किसी को मुझ पर शक ना हो कि मैं कौन हूँ, क्या काम करता हूँ और यहाँ पर किस सिलसिले में रह रहा हूँ। एक दिन जब मैं पहली बार तुम्हें देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और तुमसे ही शादी करना चाहता था। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही ज़रूरी मिशन में था, इसीलिए ये बात का ज़िक्र मैंने नहीं किया, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने काम के बीच अपने जज्बात को नहीं लाने चाहिए। उस वक्त मैं बहुत ही ख़तरनाक मिशन पर काम कर रहा था। एक बहुत ही ख़तरनाक गिरोह है जो लड़कियों की तस्करी करता था। मुझे उसकी तह तक पहुंचना था और मैं नहीं जानता था कि इस काम में मुझे कितना वक्त लगने वाला है और मेरे साथ क्या-क्या होने वाला है। मुझे अलग-अलग जगह पर जाना होता और अलग-अलग वेश बदल कर रहना होता। कितने महीनों तक तो मैं अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पाता। ऐसे में मैं तुमसे कोई वादा करके तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता था। और फिर मुझे ऑर्डर मिला कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाऊँ और मैं अपने काम से बहुत ही मोहब्बत करता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर हो गया और तुम्हारे बारे में कोई ख़बर ना रख सका। लेकिन जिससे तुम्हारी शादी हुई थी उस पर हमें काफ़ी अरसे से शक था। वह कई जगह लड़कियों से शादी कर चुका था और उन्हें बेच चुका था, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। एक दिन हमें खुफिया सूत्रों से पता चला कि एक जगह एक लड़की को बेचकर उसे दूसरे मुल्क भेजा जा रहा है। हमारा पहला मकसद तो सबसे पहले उस लड़की को हिफाजत का था। उसके पास ज़ालिमों को पकड़ना था जो इस गंदे कामों में मशगूल थे और कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके थे। उसके बाद हमारे कुछ लोग रूप बदल कर वहाँ पर गए और जब डॉली ने तुम्हें देखा तो पहले ही नज़र में तुम्हें पहचान लिया था, क्योंकि वह अक्सर मेरे पास आता जाता रहता था और वह जानता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस बात से तो मैं भी बेखबर था कि वह लड़की तुम ही हो। जब मैं यहाँ आया, इस बात का पता मुझे चला तो मेरे लिए किसी शौक़ से कम नहीं था। उस वक्त हम तुम्हें तुम्हारे घर भी भिजवा नहीं सकते थे। जिन लोगों के हाथ तुम्हारे पति ने तुम्हें बेचा था वह लोग तुम्हारी तलाश में थे और हम जब तक उन्हें सबूत के साथ गिरफ्तार ना कर लेते तब तक तुम्हारी जान को खतरा था। और अगर हम तुम्हारे घर भेजते तो तुम्हें काफ़ी ज़िल्लतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ एक रात बाहर गुजारी हुई लड़की को लोगों को कैसे-कैसे बातें और कैसे-कैसे नज़रों का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किल हालात में मैं अपनी
इस मुश्किल हालात में अपने भी साथ छोड़ देते हैं और मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकता था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हें पसंद करता हूँ। आगे का फ़ैसला तुम्हारा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा रहेगा तो तुम पर कोई भी उँगली नहीं उठाएगा क्योंकि तुम ये कह सकती हो कि मैं इतने दिनों तक अपने पति के साथ थी, अपने ससुराल में थी, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम पाक दामन हो, लेकिन लोगों की बातें सुनकर तुम पागल हो जाओगी। मैं उसकी बात सुनकर ठंडे दिमाग से सोचने लगी। मुझे वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही लग रहा था, पर मैं जान गई थी इससे ज़्यादा मुझे प्यार कोई नहीं कर सकता और हिफाजत भी। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और हम दोनों का उसी दिन शादी हो गया। शादी के बाद मैं अपने ससुराल वालों के घर गई और वहाँ पर कुछ दिन रही। उसके बाद वाहिद मुझे मेरे मायके लेकर गया। घर गई तो सब मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ और सही सलामत हूँ। मैं उन्हें अपने साथ हुई सारी हादसे के बारे में बताया। वो लोग भी शुक्र अदा करने लगे कि चलो कुछ गलत नहीं हुआ, मैं सही सलामत घर आ गई। लेकिन रिश्तेदार और गांव वालों का क्या, उनका तो मुँह खुला ही होता है किसी की इज़्ज़त उछालने के लिए, किसी को ताना देने के लिए। लेकिन जब उनको मेरे पति के बारे में पता चला तो सबके मुँह बंद हो गए। वाहिद ने सही कहा था, अगर मैं बिना शादी किए हुए यहाँ पर आती तो मेरा जीना दुश्वार हो जाता। कोई भी हमारी परिस्थितियों को नहीं समझता है, ना ही हम ये समझता है कि हम किस हालत में हैं और हम पर क्या गुजरी है। उन्हें सिर्फ जज करना आता है, नीचा दिखाना आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि कहानी का आनंद वो भी उठा